आज मैं बात करने वाला एक ऐसे सवाल पर जो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछे गए थे और इस सवाल की कीमत 7 करोड़ रुपए थे। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल की कीमत 7 करोड़ रुपए थी और अगर आप मेरी मानो तो इस सवाल की कीमत 10 रुपए भी नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 7 करोड़ की सवालात को मैं सिर्फ 10 रुपए भी नहीं दे पा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में और क्या है इनके ब्लेंडिंग कारण, जिस कारण की वजह से जिस सवाल की कीमत 7 करोड़ थे उस सवाल को मैं 10 रुपए भी नहीं दे रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल 10 रुपए के लायक भी नहीं थी। इस सवालात को केबीसी ने 7 करोड़ का बनाया। आखिर से क्या कारण थे और इतने इजी क्वेश्चन में आखिर ये कैंडिडेट के पसीने कैसे छूट गए। क्वेश्चन इतने इजी और इतने सरल और इतने आसान थे कि कहा नहीं जा सकता। ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था और इस सवाल को भी डील करने में इन कैंडिडेट की हवा निकली और यहाँ तक कि इन कैंडिडेट ने इस सवाल को डील करने में अपनी लाइफ लाइन को भी खर्च कर दी। और जब जाकर इन सवाल का भी हल होता है या नहीं, आइए इन केबीसी के क्वेश्चन को डील कर देखते हैं आखिर कैसी क्वेश्चन थी और क्या कह रहा था ये क्वेश्चन। देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन की कीमत वाकई में 7 करोड़ होनी चाहिए या जो मैं 10 रुपए कह रहा हूँ सिर्फ 10 रुपए ही होने चाहिए थे। तो बिना अपने टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या थी। तो क्वेश्चन ये थी कि हु कमांडेड द हेक्टर्स द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप टू लैंड एट सूरत। मतलब इतनी इजी क्वेश्चन। अगर मैं इनके ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 पॉल कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो थॉमस रॉय, ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो जेम्स लैंकेस्टर। अब आने वाला है आखिरी और अंतिम प्रश्न, 14वां प्रश्न। यहां तक तो हम कभी गए ही नहीं। आपको मैं बता दूं, कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि मैं कहूं कि अगला प्रश्न 7 करोड़ रुपए का है। तो 10 साल से मैं भी ट्राई कर रहा हूं। अचिन सार्थक, क्या बताया हम, अद्भुत खेल है ये। कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, लेकिन 14वां प्रश्न जो है वो आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। ओह, इनक्रेडिबल। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास। प्लीज अचिन सार्थक, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, खोइएगा मत इस 3 करोड़ रुपए को। प्लीज बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 7 करोड़ रुपए के लिए 14वां प्रश्न, अचिन और सार्थक नरूला, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेक्टर, जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? हु कमांडेड द हेक्टर, द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप टू लैंड एट सूरत? नाम सुनिए। ए पॉल कैनिंग, बी विलियम हॉकिंस, सी थॉमस रो या डी जेम्स लैंकेस्टर। हेक्टर जहाज का नाम था जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था। उसके कमांडर कौन थे? क्या वो पॉल कैनिंग थे? क्या वो विलियम हॉकिंस थे? क्या वो थॉमस रो थे? या क्या वो जेम्स लैंकेस्टर? सर जितना मेरे को याद आ रहा है, मैंने ये पढ़ा हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस के नाम अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे लग विलियम हॉकिंस रहा है क्योंकि सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए परमिशन ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहांगीर से। एंड ही केम विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड मेल्स ऑन दैट शिप, जितना मुझे याद है। बट विलियम हॉकिंस थे या पॉल कैनिंग, ये स्टोरी तो मेरे को याद है। हेक्टर जहाज आना था, सूरत आना था, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी हुई थी अपनी, मुगल एम्परर जहांगीर से आई थिंक उन्होंने परमिशन ली थी ये फैक्ट्री सेटअप करने की। गिफ्ट्स भी याद है, गिफ्ट्स एंड मेल्स बहुत सारी आई थी। जेम्स लैंकेस्टर नहीं होना चाहिए इसका आंसर। इट्स आइदर बिटवीन हॉकिंस और पॉलिंग। थॉमस रो भी नहीं है इसका आंसर। मतलब ये 4 ऑप्शंस भी दिए गए थे और इन 4 ऑप्शंस के बाद इतने इजी क्वेश्चन, इतने सरल क्वेश्चन को इन्होंने गवाया और अपने लाइफलाइन का भी यूज किया और कैंडिडेट के बिल्कुल भी पसीने छूट गए। और इतने सस्पेंशन इनके पास देखी, इतनी एजिटेशन इनके पास देखी, जैसे मानने कि इनके पास मॉडर्न हिस्ट्री की नॉलेजेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब अगर मैं डील करूं 1 by 1 ऑप्शंस को लेकर, सबसे पहले मैं बात करूं पॉल कैनिंग की। पॉल कैनिंग का जन्म 1563 में होता है। ये ब्रिटिश के रहने वाले होते हैं और ये इंग्लिश इनवॉय थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मुगल से ट्रेड के रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया था और इंडिया में 70 दिन रहने के बाद 9 अप्रैल 1613 ईस्वी में इनकी डेथ आगरा में हो जाती है।
ये है पॉल कैनिन की हिस्ट्री। अब अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी की, थॉमस रॉय की। थॉमस रॉय की फुल नेम सर थॉमस रॉय है। इनका जन्म 1581 ईस्वी में होता है और ये भी ब्रिटिश के रहने वाले थे। इनका ऑक्यूपेशन डिप्लोमेट एंड एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स I। एंड थॉमस रॉय को किंग जेम्स I ने इंग्लैंड से इंडिया भेजा था 1615 में। और उस समय के जो मुगल बादशाह थे, मुगल इंपीरियर जहांगीर, ब्रिटिश की ट्रेड करने के लिए इंडिया में परमिशन के लिए उनको भेजा गया था और एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन थे। इनका गोल ये था कि ब्रिटिश से इंडिया में फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर दी जाए और एस्टेब्लिश करने के बाद ये फिर ब्रिटिश लौट जाए। लेकिन ब्रिटिश से इंडिया के ट्रेड के रिलेशंस को ये एस्टेब्लिश करने में अनसक्सीड रहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ थॉमस रॉय के साथ मुगल कोर्ट में क्या क्या होता है और मुगल दरबार में क्या क्या होता है इनके साथ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो थॉमस रॉय स्टे करते हैं मुगल इंपीरियर जहांगीर के दरबार आगरा में, जो कि 1615 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी तक वो वहां रहते हैं। और थॉमस रॉय डिप्लोमेट एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशन को बादशाह जहांगीर के साथ बनाए रखते हैं, लेकिन इन चीजों में भी वो अनसक्सीड रहते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इंपीरियर जहांगीर इन्हें लाइक जरूर करते थे, लेकिन इन्हें फैक्ट्री ओपन करने के लिए परमिशन नहीं दी गई और न इन्हें मिलिट्री और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स भी दिए गए। लेकिन आफ्टर ऑल इनके बावजूद भी थॉमस रॉय सूरत गुजरात में 1619 में एक फैक्ट्री ओपन करने का थोड़ा परमिशन इन्हें मिल जाता है और 1619 ईस्वी में थॉमस रॉय इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं जेम्स लैंकेस्टर की, तो इनका पूरा नाम सर जेम्स लैंकेस्टर था और इनका जन्म 1554 ईस्वी में हुई थी। तो सर जेम्स लैंकेस्टर पोवाइट फिगर थे अर्लियर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ट्रेड में, और इनका ट्रेड इंडिया और ईस्ट इंडीज के साथ था और इन्होंने ग्रेट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिशमेंट किया इंडिया और ईस्ट इंडीज के साथ। और आफ्टर ऑल ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग स्टैब्लिश करते हैं ईस्ट इंडीज के साथ। अब अगर लास्ट ऑप्शन की मैं बात करूं तो लास्ट ऑप्शन हमारा है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जब मुगल इंपीरियर जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर ये बहुत ही फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। इनकी इंग्लिश काफी अच्छी होती है, जिन वजह से इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि बादशाह जहांगीर ने दिया था और इन्हें कॉमनली इंग्लिश खान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब इन्हें बादशाह जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी उसके बाद से ही वॉज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई इंग्लैंड के बिजनेस को और इंडिया के बिजनेस के दोनों के रिलेशंस को एक करने में, ताकि इंडिया और इंग्लैंड के जो बिजनेस है वो एक साथ हो सके और एक साथ किया जा सके। एंड ही इज नोइंग for being the commander of the ship Hector and the first ship of the East India Company to anchor in Surat in 1608। मतलब यहाँ तक की कहानी थी। इतनी इजी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। मैंने 1 by 1 करके चारों ऑप्शन को डील किया। सबसे पहले पॉल कैनिन की मैंने बात की, फिर थॉमस रॉय की मैंने बात की, जेम्स लैंकेस्टर के बारे में बात की, और जिसका सही आंसर था विलियम हॉकिंस, इनके बारे में भी मैंने बात की। आपको कहीं से भी ये चीज को देखने के बाद लग रहा था कि क्वेश्चन की जो कीमत होनी चाहिए थी, जिस क्वेश्चन की प्राइस होनी चाहिए थी वो 7 करोड़ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन की कीमत वाकई में 7 करोड़ होनी चाहिए, या जो मैंने 10 रुपए बताई है 10 रुपए की भी क्वेश्चन की कीमत नहीं थी? मतलब शिप विप चलाते तो थे, सेलर थे। आई नो बट थोड़ा वेगली पता है। सर हॉकिंस और कैनिंग में ही लग रहा है मेरे को। और लाइफलाइन भी ना त्रिगुणी गलत मूड पे ले ली। उनकी हिस्ट्री अच्छी है। आप क्या सोचते हैं इन कैंडिडेट को लेकर जिन्होंने क्वेश्चन देखने के बाद अपना हक्का पक्का गुम कर लिया? इन्हें इतनी एजिटेशन हो गई कि मैं क्या ही बताऊं। और अमिताभ बच्चन की जिन्होंने 7 करोड़ इन क्वेश्चन का वैल्यू रखा था। ब्रेक पे जाने से पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो ये कि हेक्टर, जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? ये 7 करोड़ रुपए का प्रश्न था। अचिन और सार्थक ने अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल की। अगर आप पहले से इस क्वेश्चन का जवाब जानते थे तो यस लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी क्या रही इन तमाम खबरों पर एंड इन क्वेश्चंस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।